हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये 2023 का जो अगस्त में हुआ था आपका 2023 अगस्त में हुआ था। अगस्त सीटेट जो हुआ था, सीटेट जो हुआ था, ठीक। ये जो 2023 में हुआ था उसी का हम लोग हिंदी देखेंगे। हिंदी, ठीक। अब इसमें देखिए हिंदी सेकंड भी दे दिया है, ठीक। हिंदी हिंदी भाषा मतलब हम लोग फर्स्ट वाला हम लोग सिलेक्ट लैंग्वेज करते हैं, फर्स्ट हम लोग सेकंड भी देख लेंगे इसमें समय बचेगा तो चलिए इधर उधर ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, मेन मुद्दे पर आएंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे और जितना हो सके स्पीड में क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो हमारा हिंदी हम शुरू करेंगे। देखिए आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, पोयम पढ़ करके हमको आंसर देना है, ठीक। तो पोयम आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम लोग मेन मेन आंसर यानी क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछा इसी हिसाब से हम लोग चलते जाएंगे। पहला क्वेश्चन कह रहे देखिए 91 नंबर क्वेश्चन, कविता का मुख्य स्वर है। ऑप्शन करे स्वतंत्रता, ऑप्शन बी गौरव गाथा, और सी करे युग निर्माण, और डी करे स्त्री शक्ति। अगर देखा जाए तो कविता में आपका एक कविता का मुख्य स्वर है स्त्री शक्ति है। इस कविता में के माध्यम से नारी शक्ति का यानी कि नारी शक्ति का बारे में दिया। देखिए आप पढ़ेंगे तो इसको आपको समझ में आएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 92। 92 कह रहा है कि कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका देश है। तो अगर देखा जाए तो ये आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, संज्ञान योग्य। करेगी कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्रियों की भूमिका संज्ञान योग्य है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 93 का है, स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो डी हो जाएगा। अब यहाँ समझते चलेंगे करें कि दिए गए काव्यांश में स्त्री के लिए गौरव, सबला, करे सबला न्यू आदि विशेषणों का प्रयोग किया गया है, जबकि नारी के लिए अबला विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। आइए आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 कराए, स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है। तो अगर देखा जाए तो बी आपका राइट हो जाएगा, युग निर्माण तुम्हें करना है, ठीक। अब यहाँ समझते चलेंगे करें कि स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की पंक्ति युग निर्माण तुम्हें करना है में निहित है। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 95 कराए कि कविता के अनुसार स्त्री को क्या कहा गया है। ऑप्शन अगर देखा जाए तो डी आपका राइट हो जाएगा, स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। कविता में भाव किया गया है कि नारी को स्वयं की शक्ति पहचानना होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 96 कह रहे देखिए, जननी को संपूर्ण जगत की डेस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका ऑप्शन अगर बी राइट हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। दिए गए पंक्ति में जननी वो संपूर्ण जगत की देश में अनुप्रास अलंकार है। करे के वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आवृत्ति करे के आवृत्ति का अर्थ किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना यानी दोहराव, जैसे कि दी गई पंक्ति में ज शब्द की आवृत्ति हुई है, ठीक। वहां पर देखिए ज शब्द की, देखिए ज शब्द की अगर देखा जाए तो यहाँ भी हुई है और यहाँ भी हुई है, दो जगह हुआ है, ठीक। तो ज शब्द का वो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब यहाँ से देखिए दिया है निर्देश, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश पढ़ना है आपको, आंसर देना है, ठीक। चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा आता है यहाँ से, डायरेक्ट हम क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 97 कि गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो बी राइट हो जाएगा, दया। करें गद्यांश के अनुसार अपने स्वार्थ स्वभाव या संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम सबसे धन्यवाद बोलते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है से तात्पर्य है।
तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं। चलिए एक्सप्लेन को देखेंगे। गद्यांश के अनुसार हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है। से तात्पर्य है कि अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं, ज्ञान का प्रकाश होते ही सभी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 99 करा है। 99 क्वेश्चन करा है कि सुख दुख का कारण है, यानी सुख दुख का कारण क्या है। इसमें देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कर्म, यानी कर्म होगा। चलिए यहाँ समझ लेते हैं, एक्सप्लेन को समझेंगे अच्छे से, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल हैं। हमें समझना चाहिए कि बिना दुख भोगे सुख नहीं पाया जा सकता है। मानवीय पुरुषार्थ करते रहें, मन की कोठरी को स्वच्छ रखें और जहां तक जरूरत हो प्रायश्री भी अवश्य करना चाहिए। प्रायश्चित भी अवश्य करना चाहिए। तो हमें सुख दुख यानी कि हमारे कर्म पे निर्धारित होता है। ठीक, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें मिलेगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन करें। गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपके डी राइट है, पुरुषार्थ। अब कह रहे गद्यांश के अनुसार मनुष्य को अपनी पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, अपने मन की कोठरी को स्वच्छ रखें और जहां जरूरत हो वहां प्रायश्चित भी अवश्य करें। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 101 करा है कि मन की कोठरी को स्वच्छ रखने से तात्पर्य क्या है। ठीक, तो ऑप्शन डी राइट है, मन से बुरे भावों का निष्कासन। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ एक्सप्लेन को भी देख लेते हैं इसी तरीके से। कह रहे हैं कि गद्यांश के अनुसार मन की कोठरी का स्वच्छ रखने से तात्पर्य है कि मन से बुरे भाव का निष्कासन, क्योंकि दुखों का कारण हमारे अंदर की बुराइयां हैं। कह रहे कि यह बुराइयां अज्ञान के अंधकार में फैलता है या फैलती है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ कह रहे 102 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है। जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिए, जिसमें सबसे बेस्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। हम लोग स्पीड में करेंगे थोड़ा सा, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। करें ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्ट और ईर्ष्या जैसे निकृष्ट बातों से ऊपर उठाता है, और यही हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है। ठीक, चलिए उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है कि स्वार्थ का विलोम क्या होगा। तो स्वार्थ का विलोम होगा निस्वार्थ। तो ऑप्शन आपका देखा जाए तो बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है मानवीय शब्द में प्रत्यय, मानवीय, तो आपका हो जाएगा ई, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मानवीय शब्द में ई प्रत्यय लगा हुआ है। मानवीय शब्द मानव शब्द का ई प्रत्यय लगाकर बनाया गया है। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं, प्रत्यय। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि कौन सा शब्द युग से भिन्न है, मतलब इनमें से कौन सा भिन्न है। अंधकार अंधेरा, शुद्ध अशुद्ध, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान। अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपका ये सबसे अलग है, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक, अब कह रहे दिए गए समूह में अंधकार अंधेरा समूह से भिन्न है। अंधकार शब्द अंधेरा शब्द का समानार्थी, यानी उसका क्या है, पर्यायवाची, यानी सिनोनिम है। सुख दुख, शुद्ध अशुद्ध और ज्ञान अज्ञान एक दूसरे के क्या है, विपरीतार्थक, यानी कि विलोम है। ठीक, एंटोनिम। उम्मीद हो गई चीज आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ से आपका शुरू होता है। अब देखिए क्या करिएगा आप लोग पेपर में कि अगर पैराग्राफ अगर आप अच्छे तरीके से कर लिए, ठीक, पैराग्राफ यदि आप अच्छे तरीके से समझकर अच्छे से कर लिए, इसीलिए प्रैक्टिस कराया जाता है ना, इसीलिए प्रीवियस लगाया जाता है कि ताकि आपको समझ आए कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो आप जब ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से कंसेप्ट वो चीज डर निकल जाएगा। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, और उसके बाद क्या होता है, जब आप
पैराग्राफ में आप सही करेंगे तो पेडागोजी थोड़ा सा समझ कर करेंगे तो आपको अच्छा खासा हो जाएगा। ज़्यादा हड़बड़ा कर करेंगे पेपर तो गड़बड़ हो जाएगा। आप उसको अच्छे तरीके से समझ कर करेंगे बेहतर जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 106 कह रहा है कि यह प्रश्नों का उत्तर देना है। कह रहे कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कह रहे कथन क्या है? अभिकथन, ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से ही से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है, क्योंकि जब बच्चे पारंपरिक पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का प्रयोग करते हैं, तब यह करे कि यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। अगर देखा जाए तो इसमें कौन ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसमें अभी कथन और कारण का क्वेश्चन है। इसमें देखा जाए तो बी आपका राइट हो जाएगा। बी में क्या थोड़ा समझते चलेंगे। बी में लिखा है ए गलत है लेकिन आर सही है, यानी बी आपका राइट हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा इसको अच्छे तरीके से। एक्सप्लेन को समझते चलेंगे अच्छे तरीके से, कंसेप्ट समझ में आएगा। कह रहे कि वर्तनी से तात्पर्य है कि किसी विशेष भाषा की स्थापित परंपराओं के अनुसार अक्षरों के सही क्रम को एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित करके शब्द बनाने की क्रिया है से है। कह रहे कि ध्वन्यात्मक वर्तनी जहाँ शब्दों को वैसे ही लिखा जाता है जैसे वे ध्वनि करते हैं के प्रयोग से वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता पर किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ती है। अतः कथन अभिकथन कह रहा है कि ए गलत है जबकि बी हमारा आर जो आर है वो सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 107 कह रहा है कि नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? तो ऑप्शन देखा जाए तो डी आपका राइट हो जाएगा। कक्षा में ऐसे खेलों जैसे गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रिया अधिक हो। चलिए आगे हम बढ़ेंगे, एक्सप्लेन को समझते चलेंगे। कह रहे कि नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। कह रहे इस समस्या को दूर करने का एक तरीका यह है कि कक्षा में ऐसे खेलों जैसे गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक क्रियाएं अधिक हो, मतलब कि ओरली सबसे ज्यादा हो, जिसमें बच्चे का भाषा जो भी गलतियां करे उसको अच्छे से सुधारा जा सकता है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 108 कराए 108 कह रहा है कि कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली करे कि सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। करे कि अध्यापिका स्थित विषय के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करें। ठीक, यहाँ इसको देख सकते हैं, वही चीज लिखा है जो मैंने आपको अभी जस्ट पढ़ा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 का राय देखिए। भाषा सीखना किससे संबंधित है? तो भाषा सीखना अगर देखा जाए तो आपका बी राइट हो जाएगा, कौशल से संबंधित है। कह कि भाषा सीखना कौशल से संबंधित है। भाषा शिक्षण बच्चों में संप्रेषण कुशलता तथा मौलिकता को विकसित कर उन्हें विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग में सफल बनाने में संबंधित है। प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी स्तर पर लेवल पर कराए इसमें भाषा के द्वारा प्राप्त आधारभूत कौशल दूसरे क्षेत्रों में संप्रत्ययों को समझने में सहायक होता है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य भाषा कौशल, भाषा की समझ और अभिव्यक्ति का विकास करना। उम्मीद होगी चीज आपको कंसेप्ट समझ में आ। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन के साथ साथ जो एक्सप्लेन दिया रहता है इससे आपका बेहतर कंसेप्ट आपको समझ में आ जाता है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 110 कर रहे। देखिए इतना लंबा दिया है कि इसको थोड़ा सा पढ़ने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा समझते चलेंगे। देखिए अनुमान, निष्कर्ष और संदर्भ जोड़ करके, और इतना लंबा दे दिया है यार, इतना बड़ा दिया है तो हम लोग इतना लंबा, चलिए इसको रीड करते हैं हम लोग। पठन के तरीके
पाठक को क्या करना चाहिए? अनुमान करें कि लेखक कैसे लिखते हैं, इसके आधार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखक क्या महसूस करते हैं। दूसरा बी करें निष्कर्ष करें, निष्कर्ष निकालना। अपरिचित शब्दों को समझने के लिए पाठ्य सामग्री के कुछ हिस्सों से मदद लेनी चाहिए। और संदर्भ जो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है तीसरा। अब तीसरा पॉइंट करें कि कथन या प्रस्तावना पर ध्यान देते हुए यह देखना चाहिए कि सूचनाएं किस तरह से संचित की गई हैं। चौथा करा है कि पाठ्य पुस्तक में भाषा के किस तरह से प्रयोग किया गया है, इस पर ध्यान केंद्रित। और सबसे लास्ट जो देखा जाए इसमें लिखा है पाठ्य सामग्री किस बारे में जानने के लिए शीर्षकों और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दिया है अच्छे तरीके से, हम लोग डायरेक्ट यहाँ चलेंगे क्या आंसर है इसका, हम लोग उसको देखेंगे। तो देखा जाए तो ऑप्शन आपके अगर देखिए तो सी राइट हो जाएगा। मेन देखिए मुद्दा हमारा यहाँ पे आता है, एक्सप्लेन को देखेंगे तो अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ समझते चलेंगे। अनुमान कह रहे कि यहाँ पे तो पांचवा था वो रहेगा, पाठ्य सामग्री किसके बारे में यह जानने के लिए शीर्षक को चित्रों का प्रयोग करें। और निष्कर्ष क्या होता है, निष्कर्ष निकालना लेखक कैसे लिखते हैं, इसके आधार पर सुनिश्चित करना कि लेखक क्या महसूस करते हैं, ये निष्कर्ष निकालेगा। संदर्भ को क्या जुड़ेगा, देखिए अपरिचित शब्दों को समझने के लिए पाठ्य सामग्री के कुछ हिस्सों से मदद लेनी चाहिए। और गहन पठन क्या करेगा, पाठ्य पुस्तक में भाषा का किस तरह से प्रयोग किया गया है, रस पर ध्यान केंद्रित करना, तो गहन पठन करेगा। और देखिए और यहाँ देखते थोड़ा सा लास्ट वाला हमारा है, इसका देखिए क्या है, इसमें पूछा है पाठ्य वस्तु संयोजन की पहचान। शीर्ष कथन या प्रस्तावना पर ध्यान देते हुए यह देखना चाहिए कि सूचनाएं किस तरह से संरक्षित की गई है। तो उम्मीद है चीज आपको समझ, ये देखिए थोड़ा सा लंबा है, इसको थोड़ा सा पेपर में भी अगर इस तरीके से आए तो इसको आराम से पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 111 कराए। देखिए जब 2022 उसमें जब हुआ था ऑनलाइन पेपर 21-22 में, उसके बाद ये जो अगस्त में हुआ था आपका ये पेपर जो ये सोल्व करा रहे हैं, ये आपका हुआ था। उसके बाद ऑफलाइन फिर दोबारा हो गया। ठीक, तब से आपका ऑफलाइन ही चला है, अन्यथा उधर 2 बार पेपर हुआ सीटेट का, ऑनलाइन पेपर हुआ था। ठीक, और इसमें फिर से ऑफलाइन हो गया था, वही 20 अगस्त को जो हुआ था। फिर उस युक्ति की चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण में से मेल खाती है। तो अगर देखें तो सबसे बेस्ट आपके आप हो जाएंगे ए, कह रहा है कि स्वनिरीक्षण, मैं भाषा पर केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरी तरह ध्यान रखती हूँ कि यह सही है, स्वयं का निरीक्षण कर रही है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा कर रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा इधर 112 कर रहा है कि कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, यह मेरे कान। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है। ठीक, चलिए थोड़ा समझते चलेंगे यहाँ पे अच्छे तरीके से। तो आपका ऑप्शन अगर देखा जाए तो इसमें सबसे बेस्ट आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, ये वाला राइट होगा। अभी हम एक्सप्लेन को समझेंगे, समझ में कह रहे कि समग्र भौतिक प्रक्रिया करके वो बच्चे सीख रहे हैं। अगर कान को बता रहे हैं तो कान पे अपना स्पर्श कर रहे हैं, अगर नाक को बता रहे हैं तो नाक को स्पर्श। क्या रहे, भौतिक प्रक्रिया, समग्र भौतिक प्रक्रिया। चलिए थोड़ा समझते चलेंगे यहाँ पे। यहाँ देखिए बता रहा है कि कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, यह मेरे कान है। कह रहे यह कविता गाते समय शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका प्रायः समग्र भौतिक प्रक्रिया विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है। समग्र भौतिक प्रक्रिया जिसे आमतौर पर पीटीआर के रूप में जाना जाता है। ठीक, भाषा शिक्षण की एक ऐसी विधि है जो शिक्षक के कहने या आदेश देने के साथ छात्र की शारीरिक गतिविधि समन्वय को संदर्भित करता है। यह निर्देश की
प्रक्रिया के रूप में बच्चों के पेशीय कौशल का उपयोग करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आ होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 113 करा है कि विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है? अगर देखा जाए तो ये आपका बी राइट हो जाएगा, सहपाठी आकलन का उदाहरण। चलिए हम लोग देखेंगे थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझते हुए। कह रहे कि विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द को लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। फिर यह सहपाठी आकलन का उदाहरण है। सहपाठी आकलन का अर्थ है कि विद्यार्थी या शिक्षार्थियों के एक समूह द्वारा अन्य शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों का आकलन करना है। ठीक, यह अंतः व्यक्ति कौशल विकसित करता है तथा निष्पक्ष अभिवृत्ति, श्रवण कौशलों में सुधार, समूह भावना, नेतृत्व के गुणों के मन स्थापन तथा समय प्रबंध को विकसित करने के लिए शिक्षार्थी की सहायता कर सकता है। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आ। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 114 कराएं। 114 का राइट क्वेश्चन देखिए कि मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उसमें संबंधित अभिनय करती हूँ और इस समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। कि विद्यार्थी शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। अगर देखा जाए तो सबसे आपको बेस्ट आपको बी राइट हो जाएगा कि जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। जब उस कैरेक्टर में जब ढल जाती है तो भाषा से क्या होती है, अच्छे से याद हो जाता है। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके देखिए एक फिल्म को देख सकते हैं आप लोग अच्छे तरीके से, यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। ठीक, इसको आप देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 115 करा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन करें कि विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं और तर्क करता है कि भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। क्यों गलत है इसको समझते चलिए। करें कि यहाँ पे विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु के अनुसार भाषा के समक्ष प्रयोगकर्ता होते हैं। सही बात है, क्योंकि भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। वह अपनी संस्कृति और भाषा पर अच्छी पकड़ बनाए रहते हैं ताकि उन्हें भविष्य में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। अतः अभिकथन ये सही परंतु आर गलत है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 116 कराएं। 116 कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है। अरे अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और 1-2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य है यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है। मान लीजिए कोई एक बच्चा है तो अध्यापक से अपने किस तरीके से बात करता है, अपने से अगर बच्चे अपने दोस्त हैं उनसे किस तरीके से बातें करता है और 2 वर्षीय बच्चे होते हैं उनसे कैसे बात करता है। तो कह रहे भाषा के प्रमुख जो गुण उसको किस तरीके से देखा जाएगा, समझ आएंगे।
सकते हैं। तो यहाँ देखिए, उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आया होगा, ये आपका क्वेश्चन अच्छे से समझ में होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 117 करा है, 117 कि एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी किसी वयस्क से सुना और ना अपने भाई बहनों से सुने। इस बात को लेकर वह भ्रमित है, क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। यह उसका इस मत के प्रतिध्वनित खाना होता है। थोड़ा समझते हैं, ये आपका होता है व्यवहारवाद। अब यहाँ थोड़ा समझते चलेंगे इसको, क्योंकि ये पॉइंट बहुत अच्छा है। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए समझते हैं। फिर एक माँ इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और ना ही अपने भाई बहनों से सुने। इस बात को लेकर वह भ्रमित है, क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवेश और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। यहाँ पे बता रहा है कि उस यह मत व्यवहारवाद है कि प्रतिध्वनि मेल खाना होता है। अरे जोसेफ डनर के अनुसार व्यवहारवाद एक ऐसा विचार है जो प्रतिध्वनि प्रति प्रतिनिधित्व करता है, जिसका उद्देश्य सभी राजनीतिक घटनाओं को मानव के अवलोकित तथा अवलोकनात्मक व्यवहार के आधार पर विवेचित करना है। जॉन भी करें, वाटसन करें, व्यवहारवाद के संस्थापक और जनक के रूप में जाना जाता है। व्यवहारवाद इस विचार पर केंद्रित है कि सभी व्यवहार पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सीखे जाते हैं। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में। अगर आपसे पूछ सके कि व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो जेबी वाटसन जी। आप ध्यान रखिएगा इसको। आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 कराए। 118 करें, कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देशन शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद में अकादमिक कौशलों के लिए करे की बुनियाद प्रदान करता है। ऑप्शन अगर देखें तो आपको बी राइट हो जाएगा, उद्गामी साक्षरता। अब यहाँ समझते चलेंगे। कौशल के उस समूह को उद्गामी साक्षरता कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देशन शुरू करने से पहले ही विकसित कर लेते हैं और जो बाद में अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है। उद्गामी साक्षरता अर्थात बालक की प्रारंभिक स्तर पर पढ़ने लिखने की प्रक्रिया बालक के जन्म से लेकर के उसके विद्यालय में प्रवेश तक पढ़ने लिखने के संबंध में वो जो भी अवधारणाएं बनाते हैं, जो भी ज्ञान कौशल प्राप्त करते हैं, उन सभी उद्गामी साक्षरता सहज रूप से होता है। उम्मीद होगी चीज आपको समझना होगा। आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहे कि एक दादी या नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती है और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीकी को किस रूप में जाना जाता है? तो अगर देखा जाए तो आपके ये राइट हो जाएगा, संभाषित पठन। कह रहे एक दादी या नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती है और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीकी को संभाषित पठन के रूप में जाना जाता है। संभाषित पठन एक ऐसी तकनीकी है जिसका उपयोग प्रारंभिक साक्षरता और सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है, जहां एक वयस्क और एक बच्चा किताब के बारे में बातचीत में संलग्न होते हैं। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा सबसे आखिरी क्वेश्चन है, 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें
बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को क्या कहेंगे? ऑप्शन अगर देखा जाए तो डी राइट हो जाएगा। कह रहे कि अधोमुखी यानी बॉटम अप उपागम। पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को अधोमुखी यानी बॉटम अप उपागम कहेंगे। यह उपागम एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाती है। यह ध्वनियों से शब्दों, वाक्यांशों, खंडों और अन्य व्याकरणिक तत्वों तक जाने वाले पाठ की व्याख्या करने पर केंद्रित मुख्य बिंदुओं को ढूंढना इसका उपकौशल होता है। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। तो ये था आप लोग का हिंदी का। यहाँ से आप लोग को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस करें, पर नोट्स को रिवीजन करें, जिससे आपका बेहतर हो जाए। ठीक, क्योंकि आने वाली ही वैकेंसी कभी भी आ सकती है। तो आप लोग अच्छे तरीके से, जिनका अगर टेट में थोड़ा सा डाउट रह गया हो तो सीटेट अच्छे से कवर करें, ताकि दिक्कत, एक बार मेहनत करेंगे तो लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद हो गई चीज आप लोगों को समझ में। तो ये था आप लोगों का हिंदी का। ठीक, और भी जितना हो सके हम लोग टॉपिक वाइज जो बचेगा उसको हम लोग कर लेंगे। ठीक, क्योंकि मेन हम लोग कर चुके थे। तो ये था आप लोग का हिंदी का। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जो कोई कमी हो रही तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और देखिए, आप लोग को छोटी सी जानकारी एक और दे दें कि आप लोग इसी तरीके से बने रहें। और देखिए, टेट का जो पेपर होने वाला है इसके अभी प्रीवियस हम लोग लाएंगे, और जितना हो सके हम लोग जीएस की कंप्लीट तैयारी करेंगे, जिससे एनसीईआरटी बुक से लेकर के जितने भी अदर किताब लूसेंट हुआ और भी बुकें हैं, इसको अच्छे तरीके से कवर किया जाएगा। और हम लोग सुपर टेट में जीएस का जो पोर्शन है उसको कवर करने की कोशिश हम लोग करेंगे। ठीक, तो आप लोग जुड़े और ज्यादा ज्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें कि हम लोग अच्छे तरीके से तैयारी करें और करवाएं आप लोग की। ठीक, तो अब हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।